अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है। एक ही हमारा 2 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं। एक चैप्टर को एक लेक्चर में हम कवर करेंगे और दूसरे लेक्चर को दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। हम लोगों ने ग्रुप 13, 14, 15, 16 तक पढ़ लिया हुआ है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी ग्रुप नंबर 17। हमने ग्रुप नंबर 17 से स्टार्ट करना है। और ग्रुप नंबर 17 कौन सा होता है जी? ग्रुप नंबर 17 को हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस आज हम लोगों ने हैलोजन स्टार्ट करने हैं। हैलोजन के हमारे पास मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, मैं वो मेंबर्स लिखती हूँ। पहले हमारे पास हैलोजन के मेंबर्स हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एस्टाटीन को हम ऐसे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो इसमें इनमें नहीं आता है, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ 4 तक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इस चैप्टर के अंदर से हमने सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। और वो सिलेक्टिव टॉपिक क्या है? सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, हमारे उस टॉपिक का नाम है जी, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जितनी भी हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, आप जब भी ग्रुप स्टार्ट करते थे तो हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता था वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता था। तो हमने इस ग्रुप का जो पहला मेंबर है फ्लोरीन, हमने इसका एनॉमलस बिहेवियर पढ़ना है। हमने इसका एनॉमलस बिहेवियर पढ़ना है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो पहले हम बात करते हैं। आपको याद होगा कि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकियों की निस्बत। और इसकी रीज़न क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी कि पहला मेंबर डिफरेंट बिहेवियर शो क्यों करता है। तो उसकी वजह ये होती है जी कि जो पहला मेंबर होता है हर ग्रुप का, एक तो वो स्मॉल साइज़ का होता है, उसका साइज स्मॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और फोर्थ पॉइंट, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको पता है जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो आपके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो ग्रुप के स्टार्ट में होता है उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए जो फ्लोरीन होता है इन 4 रीज़न की वजह से बाकी मेंबर्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसका बिहेवियर कुछ और होता है। तो इसके जो डिफरेंट पॉइंट हैं, ये कौन कौन सा इसका डिफरेंस आता है बाकी मेंबर्स में, हम उनको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट हिंट लिखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जी हमारे पास पॉइंट, फ्लोरीन जो है वो तमाम एलिमेंट में वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है। तो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है। और मोस्ट रिएक्टिव क्यों होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने की वजह क्या होती है? उसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE लिख रही हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी क्या होती है? लो होती है। एरो नीचे की तरफ लगा रही हूँ। पहला पॉइंट क्या है? फ्लोरीन तमाम मेंबर में से मोस्ट रिएक्टिव होता है और उसकी रीज़न क्या है कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। नंबर 2, जो फ्लोरीन होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सिर्फ -1 होती है, जबकि जो बाकी के मेंबर होते हैं वो पॉजिटिव में भी शो करते हैं, +1, +3, +5 और +7। सिवाय फ्लोरीन के बाकी तमाम जो मेंबर्स हैं वो -1 के अलावा +1, +3, +5, +7 भी शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारे पास HF होता है। अगर आप इन सभी मेंबर के हैलोजन एसिड बनाते हैं, ये हैलोजन है, इस हैलोजन को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा हैलोजन एसिड, मसलन HF, HCl, HBr और HI। जब ये हैलोजन बनाता है तो फ्लोरीन जो है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस HF के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जबकि HI में वीकेस्ट होती है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर नहीं होती है। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे आप हैलोजन एसिड की तरफ जाते जाएंगे, ये आपके पास जो है HF, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि बाकियों में वीक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा
जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये लिक्विड होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये लिक्विड होता है, जबकि बाकी के तमाम जो हैं ये सारे के सारे गैसेज होते हैं। HF लिक्विड होता है, बाकी तमाम गैसेज होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो HF होता है ना, इसको हम जो HF होता है इसको हम ग्लास बोतल में स्टोर नहीं करते। जो ग्लास बोतल्स होती है ना, उसके अंदर इसको स्टोर नहीं किया जाता। उसकी रीज़न ये होती है कि ग्लास में जो सिलिकेट होता है, फ्लोरीन उस सिलिकेट के साथ रिएक्ट कर जाती है। जो फ्लोरीन है वो सिलिकेट से रिएक्ट कर जाती है और ये फ्लोरोसिलिकेट्स बना देती है, फ्लोरोसिलिकेट। तो जब ये जिस कंटेनर में आप HF को रख रहे हैं, अगर उस कंटेनर से ही HF रिएक्ट कर जाएगा तो आप उसे सेव कैसे कर सकते हो? इसलिए हम HF को ग्लास बोतल में सेव नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सिलिकेट से रिएक्ट करके फ्लोरोसिलिकेट्स बनाती है, जबकि बाकी मेंबर सिलिकेट से रिएक्ट नहीं करते, उन्हें इजीली हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है जी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। हमने यहाँ पे बात किया जी, इसके अंदर d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल फ्लोराइड डज नॉट फॉर्म पॉलीहेलाइड आयन। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी तमाम जो है ये पॉलीहेलाइड आयन बनाते हैं। मसलन I3 जो है, आयोडीन जो है वो I3 बना सकता है, ब्रोमीन Br3- बना सकता है, आयोडीन जो है वो I5 भी बनाता है माइनस। ये पॉलीहेलाइड आयन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन पॉलीहेलाइड आयन नहीं बनाता, क्योंकि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। इनमें d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये Br3, I3, I5 इस तरह के पॉलीहेलाइड आयन बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है जो फ्लोरीन है वो बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, इसका बिहेवियर बाकियों से डिफरेंट होता है। तो पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर में से था जी ये अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, आपके पास दो मेथड हैं क्लोरीन को प्रिपेयर करने के, लेकिन मैं आपको एक मेथड करवाऊंगी जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ताकि वो आपको याद रखना उसमें आपके लिए आसान हो जाए। नेल्सन सेल याद आ रहा होगा, हमने 9th क्लास में पढ़ा था नेल्सन सेल, जिसमें हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया था। नेल्सन सेल में हमने क्या किया था जी, हमने लिया था ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? हमने ब्राइन लिया था। ब्राइन किसको कहते हैं? ब्राइन कहते हैं NaCl का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। NaCl को जो वाटर में डालते हैं आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जी ब्राइन। इस ब्राइन की जब हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसको आयन में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बना था? सबसे पहले NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो NaCl के आयन्स क्या बनते हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। फिर उसके बाद वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। याद आ रहा ना? ऐसा हमने किया हुआ है। फिर हमारे पास उसमें इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर एक हमने कैथोड लगाया होता था, एक हमने एनोड लगाया होता था। जो कैथोड होता है ये नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। मैं आपको ये करवाना तो नहीं चाह रही थी क्योंकि ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं जस्ट इसका रिएक्शन रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ जी हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कैथोड चूँकि नेगेटिव होता है तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, Na पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है। उसके बाद एनोड पे नेगेटिव आएंगे, वो क्लोरीन भी है और OH भी है। लेकिन आपको पता ना कि कौन कौन कैथोड पे आता है और कौन कौन एनोड उस पे आता है। यहाँ पे Cl आएगा। Cl क्या करेगा? Cl अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 Cl आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी जी क्लोरीन गैस। था तो इसमें एक्चुअली जो प्रिपरेशन होती है वो NaOH की होती है, लेकिन साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरीन गैस इवोल्व होती है। क्लोरीन गैस तो बन रही है ना, और हमारा टॉपिक ही क्लोरीन की प्रिपरेशन है, तो क्यों ना एक मेथड जो हमने NaOH की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया था
अगर हम उसे दोबारा कंडक्ट करें तो हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट है क्लोरीन, वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट भी तो है, तो हम वहाँ से क्लोरीन को कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर तो किसी बच्चे को ये 9th क्लास का टॉपिक नहीं याद या नहीं समझ तो वो मुझे बता दे, मैं उसको दोबारा करवा दूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लोरीन की प्रिपरेशन जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमने पढ़ना है जी क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड हमने पढ़ने हैं और वो है जी हमारे पास 4। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड 4 हैं। ठीक है, मैं चारों को यहाँ पे लिख देती हूँ। HClO, HClO3, HClO5, सॉरी HClO2, 3 और ये 4। अब इनके नाम क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हमने क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड हैं। ठीक है, इन चारों को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है और उसका तरीक़ेकार वही होगा। पहले हम एक को पकड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है जी हमारे पास HClO, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम, चले मैं ब्लू से लिखती हूँ। इसका नाम होता है जी हाइपोक्लोरस एसिड। ऑक्सी एसिड है ना, तो ये है जी हाइपोक्लोरस एसिड। हमने सबसे पहले इसको पकड़ना है और इसकी हम क्या करेंगे, दो चीज़ें सबकी करनी है, एक प्रेपरेशन, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर इसको लेंगे, इसकी प्रेपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके केमिकल रिएक्शन, तो ये आपने याद रखनी है। तो सेकेंड ईयर में भी आपने ये पढ़ा हुआ जी, क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपने याद की हुई है। ये +1 में होता है, ये +3 में होता है, +5 में और ये +7 में। आपको ये ना कहे कि पता नहीं ये ऑक्सीडेशन नंबर मिस ने कहाँ से लिख दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को निकालना आता होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो सभी कंपाउंड में आप फाइंड आउट कर लें, आपके पास यही ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, पहला कंपाउंड है हाइपोक्लोरस एसिड HClO। हाइपोक्लोरस एसिड की हम सबसे पहले बात करते हैं जी प्रिपरेशन। इसको हम प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं हाइपोक्लोरस एसिड को। अब इसमें ना तो कोई कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक रिएक्शन, आपको पता है कि किस तरह से याद आपने पहले भी किए हुए हैं, तो सिर्फ आपने इनकी कंडीशंस याद करनी है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस से ही आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले जी हम हाइपोक्लोरस को प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं। प्रेपरेशन मेथड इसके बहुत सारे हैं, मतलब सभी के, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लिखे हैं ताकि आपको कम से कम 1-2 जो है वो याद रह जाए। तो 1-1 या 2 मेथड्स होंगे जो आपने करने हैं। तो सबसे पहले HCl को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। HCl को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है। क्लोरीन को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कौन से होते हैं जी? ऐसे रिएक्शन, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखती हूँ, जब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो आपके पास ये 2 प्रोडक्ट आएंगे, HCl और HClO। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो और उसकी रिडक्शन भी हो। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 0 है और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा, ऑक्सीजन का -2 और इसका +1। -2 में से +1 निकाल लें, -1, तो 0 के साथ उधर जाके ये क्या हो जाएगा, +1। तो आपके पास देखो एक दफ़ा क्लोरीन 0 से -1 में गया और एक दफ़ा 0 से +1 में। तो यहाँ पे क्लोरीन की एक बार ऑक्सीडेशन भी हो गई है और एक बार रिडक्शन भी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और यहाँ पे इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो पहला मेथड तो ये है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड मेथड है जी आपके पास, अगर आप क्लोरीन वाटर को ये रही क्लोरीन और ये मैंने वाटर में डाल दी, ये बन गया जी क्लोरीन वाटर। अगर आप क्लोरीन वाटर को शेक करो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, आप एक कंटेनर में क्लोरीन वाटर लो, उसके अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड डालो और उसे शेक करो, ठीक हो गया। आपके पास क्या बन जाएगा जी,
आपके पास आपका डिज़ायर एक तो प्रोडक्ट आ जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, और साथ में आपके पास साइड प्रोडक्ट बन जाएगा Hg2OCl2। इसको कहते हैं जी ऑक्सीक्लोराइड ऑफ मर्करी इन, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये नीचे बैठ जाएगा, ऑक्सीक्लोराइड ऑफ मर्करी। ये दो मेथड है इसको प्रिपेयर करने के। इसके बाद हम बात करते हैं जी हाइपोक्लोरस एसिड की प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ भी मैंने तकरीबन 4 से ज़्यादा नहीं रखी हैं, 3 या 4 से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं रखी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 है जी हमारे पास, एक तो ये पेल येलो सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, पेल येलो सोल्यूशन होता है इसका, पेल येलो सोल्यूशन, ठीक। और इसके अलावा अगर आप इसको लाइट में जब ये लाइट के साथ इन कांटेक्ट आता है तो ये डीकम्पोज हो जाता है। कब? जब लाइट के साथ इन कांटेक्ट आता है, मैं ऊपर एरो के ऊपर लाइट लिख देती हूँ, तो ये डीकम्पोज हो जाता है। और डीकम्पोज किस में होता है? HCl और ऑक्सीजन में। पेल येलो सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब लाइट के साथ इन कांटेक्ट आता है तो ये क्या होता है, इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, ठीक हो गया। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है जी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2, जब आप हाइपोक्लोरस एसिड को डिस्टिलेट करते हो, ठीक है, तो जब इसकी डिस्टिलेशन करवाई जाती है हाइपोक्लोरस एसिड की, मैं यहाँ पे एरो के ऊपर लिख देती हूँ, मैं डिस्टिलेशन बता रही हूँ। जब हम इसे डिस्टिलेट करते हैं तो डिस्टिलेशन के बाद ये डीकम्पोज हो जाता है और आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अगर लाइट के साथ डीकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट ये होंगे, लेकिन जब डिस्टिलेशन करवाई जाएगी तो प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। नंबर 3 है जी आपके पास, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो मेटल्स के साथ, हाइपोक्लोरस एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उन्हें डिसॉल्व कर लेता है। मसलन मैं लिखती हूँ जी ये है हमारा हाइपोक्लोरस एसिड, और इसके साथ मेटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे रिएक्टिव मेटल हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये इस तरह की मेटल्स को क्या करता है? डिसॉल्व कर लेता है। और जब मेटल को डिसॉल्व करता है तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये तो हमने वैसे 10th में भी पढ़ा था कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और साथ में इसका ये साल्ट बन जाएगा और वो मैग्नीशियम का होगा। 10th का रिएक्शन हमने रिपीट किया, सिर्फ एसिड चेंज किया हमने, ठीक हो गया। तो मेटल्स के साथ हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। उसके बाद है जी 4th वन, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4, जब हम इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं H2O2 से, हाइपोक्लोरस एसिड को जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एक तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, साथ में हमारे पास बनता है जी HCl और वाटर साइड प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी एग्जिस्टेंस थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी जी कि डिस्टिलेट करने पे वो डीकम्पोज होता है, थर्ड प्रॉपर्टी थी मेटल्स को डिसॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, फोर्थ प्रॉपर्टी है जी हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। ये हमारा पहला ऑक्सी एसिड कंप्लीट हो गया HClO। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला एसिड, और अगले एसिड का नाम लिखते हैं हम। नेक्स्ट एसिड का नाम है जी हमारे पास क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड, और क्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है? HClO2। क्लोरस एसिड, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसकी प्रिपरेशन का जो मेथड है हमारे पास, उसको हम कर सकते हैं जी, अगर हम करें इसको ट्रीट करवाएं बेरियम क्लोराइड, अगर हम बेरियम का क्लोराइड लें, ठीक है, अगर हम बेरियम क्लोराइड की सस्पेंशन लें और उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है? डाइल्यूट। अगर आप इसके साथ रिएक्ट करवाओ और उसके बाद जो प्रेसिपिटेट बने उनको आप फिल्टर कर लो, तो फिल्टर करने के बाद आपके पास एक तो आपका डिज़ायर प्रोडक्ट क्लोरस एसिड बन जाएगा, साथ में आपके पास इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो? बाय ट्रीटिंग सस्पेंशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, किसके साथ? विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आप इसको क्या कर लो? फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद आपके पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट अलहदा हो जाएंगे और हाइपोक्लोरस एसिड आपका सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट
इसकी प्रिपरेशन का एक ही मेथड है, ठीक है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मैं प्रिपरेशन को रेस कर देती हूँ। एक ही प्रिपरेशन का मेथड है, बेरियम क्लोराइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएंगे, फिल्टर कर लें, हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसका क्लोरस का सोल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन ये फौरी तौर पे डीकम्पोज भी हो जाता है, ठीक है। ये फौरी तौर पे डीकम्पोज भी हो जाता है और आपके पास येलो कलर का जो फ्रेशली आप प्रिपेयर करते हो वो कलरलेस सोल्यूशन होता है, लेकिन ये फ़ौरन से डीकम्पोज भी हो जाता है और डीकम्पोज होके ये बनाता है ClO2 और इसका कलर होता है आपके पास येलो। ये कलरलेस से येलो में चेंज हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो फेरस सल्फेट के साथ, किसको, क्लोरस को, HCl क्लोरस एसिड को, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास एक वॉयलेट कलर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को आप रहने दें, आप एक ही याद कर लें कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सोल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है और फौरी तौर पे डीकम्पोज हो जाता है ClO2 में और उसका कलर होता है जी येलो। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, अगर आप पोटाशियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हो क्लोरस एसिड को, अगर आप पोटाशियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर आप पोटाशियम आयोडाइड से क्लोरस को रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास आयोडीन लिबरेट कर जाएगी, यहाँ से आयोडीन सेपरेट हो जाएगी और आप बाकी आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और HCl। लेकिन मेन प्रोसेस यहाँ पे क्या है जी, पोटाशियम आयोडाइड से जब आप रिएक्ट करवाते हो तो आयोडीन लिबरेट हो जाती है यहाँ से। नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपके पास एसिड, जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना, क्लोरस एसिड HClO2, जो क्लोरस एसिड होता है इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इसकी क्या हो जाती है, ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है रूम टेम्परेचर पे भी। और ये किस में चेंज हो जाता है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये चेंज हो जाता है हाइपोक्लोरस एसिड में और HClO3 नेक्स्ट हमारा जो एसिड है। तो इस रिएक्शन को हम अगले टॉपिक की प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये क्या बन जाएगा, जब आप क्लोरस एसिड को रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो रूम टेम्परेचर पे इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है और आपके पास बनता है एक तो हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरा आपके पास बनता है क्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन आप तीनों में यूज़ कर सकते, उसमें क्लोरस एसिड की प्रिपरेशन में भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो और क्लोरिक एसिड जो अगला टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन भी आप यही लिखोगे, ठीक है। तो आपके पास एक रिएक्शन कर लो तो 3 टॉपिक में काम आ जाएगा, एक इसकी प्रिपरेशन, एक इसकी प्रिपरेशन और तीसरा इसमें जब क्लोरस की प्रॉपर्टी लिखोगे तो उसके अंदर इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन आप 3 जगह लिख सकते हो। तो अगला हमारा टॉपिक आपको समझ आ गया कि अगला क्लोरस एसिड हमारे पास कौन सा है, इसके 3 ही प्रॉपर्टीज़ थी। अगला एसिड है जी HClO3 और उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरिक एसिड HClO3 क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है वो मैंने रिएक्शन अभी आपको बता दिया। क्लोरस एसिड की ऑटो ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो आपके पास क्या बन जाता जी, क्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। तो हम चलते हैं, प्रिपरेशन तो हमने देख ही ली है, तो फिर हम डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है जी, इसका जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, कलरलेस लिक्विड होता है, ये पंजेंट स्मेल होती है इसकी, पंजेंट स्मेल, ठीक है। कलरलेस लिक्विड पंजेंट स्मेल होती है। और इसके अलावा अगर ये डार्क में आपने इसको रखा है तो ये सोलबल हो जाएगा, फेयरली सोलबल, ठीक है, इन द डार्क, जब आप इसे डार्क में रखते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी, चलो सेकंड प्रॉपर्टी यहीं पे लिख देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास
जब आप इसकी इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन करवाते हो किसकी, पर क्लोरिक एसिड की HClO3, जब आप इसकी इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन करवाते हो तो ये डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होके आपको देता है पर क्लोरिक एसिड। ये क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड की आप इवेपोरेशन करवा दो या फिर आप इसकी डिस्टिलेशन करवा दो तो आपके पास बन जाता है जी पर क्लोरिक एसिड HClO4, पर क्लोरिक एसिड बन जाता है और साथ में आपके पास ClO2 सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, एंड वाले एसिड का प्रेपरेशन रिएक्शन हो जाएगा। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं कि जो क्लोरिक एसिड होता है इसकी इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन करवाओ तो ये डीकम्पोज होकर आपको क्या देता है, आपके पास आ जाता है जी पर क्लोरिक एसिड, इसके अलावा 2ClO2 आता है और वाटर सेपरेट आपके पास हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जी, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ये सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर ऑक्सीडेशन की तरफ मूव करते हो इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अगर आप क्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाओ पोटाशियम आयोडाइड से और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है तो आपके पास क्या होता है, यहाँ से जो आपका आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में चेंज हो जाता है। ये पोटाशियम के साथ आयोडाइड है ना, ये आयोडाइड आपके पास ऑक्सीडाइज होके आयोडीन में चेंज हो जाता है, I2 बना देता है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है और उसके साथ आपके पास जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो KCl और वाटर होता है। ठीक है, इसके अलावा भी ये बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं। कलरलेस लिक्विड होता है, पंजेंट स्मेल होती है, डार्क में ये फेयरली सॉल्युबल होता है। जब आप इसको इवेपोरेट या डिस्टिलेशन करवाओ तो पर क्लोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और आयोडाइड आयन को आयोडीन में चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये हो गए जी आपके तीन एसिड। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है और लास्ट वाला है जी हमारे पास पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड HClO4 ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और आपके पास इसका सबसे पहले प्रेपरेशन मेथड तो वही होगी जो लास्ट रिएक्शन आपको मैंने करवाया है, आप उसकी प्रेपरेशन मेथड वही लिख सकते हो। ठीक है जी, तो दूसरा मेथड आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक मेथड हमारे पास है तो नया रिएक्शन क्या लिखना है, नए रिएक्शन को छोड़ो, एक ही याद करो, सब दूसरे में भी वही कोट कर दो। तो एक मेथड तो आपको आ गया तो दूसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते जाएं क्योंकि ये सभी जितने भी एसिड हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट यही वाला है। सबसे पहले है जी जो एनहाइड्रस पर क्लोरिक एसिड होता है, ये जो एसिड होता है अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में हो मतलब इसमें वाटर कंटेंट कोई भी ना हो तो आपके एक तो ये कलरलेस होता है और दूसरा ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक ये सारा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है जी, हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसके अलावा ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है और डीकम्पोज कर जाता है जब ये इसको आप हीट करते हो। अनस्टेबल होता है और ये एक्सप्लोड कर जाता है जब आप इसको हीट करते हो। ठीक हो गया, अब मैं वो सारा सेंटेंस नहीं लिख रही। उसके बाद एक हाईली डेंजरस होता है, ये हाईली डेंजरस होता है। उसके अलावा बहुत सारे इसे स्किन पे अगर आप इसके साथ डायरेक्ट टच में आ जाते हो तो ये स्किन को इरिटेट भी कर सकता है, इवन बाउंस भी हो सकते हैं। उसके बाद ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और उसके अलावा जब आप इसको P2O5 के साथ रिएक्ट करवाते हो HClO4 को, जब आप P2, मैं ये रिएक्शन ऊपर लिखती हूँ क्योंकि ये रिएक्शन का हमने वो बनाना है। अगर आप HClO4 को P2O5 क्या होता है हमारे पास, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, इसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं यहाँ पे 2 HClO के मॉलिक्यूल बनाती हूँ। तो यहाँ से जो P2O5 होता है ये वाटर निकाल लेता है। कैसे, ये देखो 2 हाइड्रोजन ये निकले और 1 ऑक्सीजन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, हाइड्रोजन तो कोई नहीं रह गया, 2 क्लोरीन आपके पास बचे और 2 और 2 4,
4 इसके पास ऑक्सीजन थी, तो जब ये 4 ऑक्सीजन इसके पास थी, एक ऑक्सीजन जब यहाँ से निकल जाएगी तो सॉरी ये 4 है HClO4, एक ऑक्सीजन जब यहाँ से निकल जाएगी तो बाकी क्या बचेगा, 4 और 4 8 है, एक निकल गई बाकी रह गए 7, तो Cl2O7 ये एनहाइड्राइड बन जाता है किसका, पर क्लोरिक एसिड का। जब आप पर क्लोरिक एसिड को P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ऑक्सी एसिड कंप्लीट हो गए, ऑक्सी एसिड थे इसके क्लोरीन के, ये कंप्लीट हो गया। और अब हमारा लेक्चर तकरीबन एंड होने वाला है, सिर्फ हमने 2 डेफिनेशंस पढ़नी है, और वो 2 डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं उनकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा, वैसे कोई इतनी ख़ास ज़रूरी नहीं है। एक है आपके पास इंटर हैलोजेंस और दूसरा हैलोजेंस, और दूसरा है जी आपके पास सूडो हैलोजेंस। एक आपके पास इंटर हैलोजन है और दूसरे हैं आपके पास सूडो हैलोजेंस। अब ये क्या होते हैं, इनकी जस्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। हैलोजेंस, इंटर हैलोजेंस होते हैं आपके पास ये जितने भी हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ये खासियत होती है जी, ये आपस में भी रिएक्ट कर लेते हैं। मसलन फ्लोरीन क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, फ्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपस में ही जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो नए कंपाउंड बनाते हैं उन्हें कहते हैं इंटर हैलोजन। हैलोजन का आपस में रिएक्ट करके जो बाइनरी कंपाउंड बनते हैं उन्हें कहते हैं इंटर हैलोजन। तो डिफाइन किस तरह से करेंगे, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ वन हैलोजन विद अनदर हैलोजन इज कॉल्ड इंटर हैलोजेंस। ठीक है, तो इंटर हैलोजन किस किस टाइप के बनते हैं, हमारे पास इंटर हैलोजन बनते हैं AB टाइप के, AB3 टाइप के, AB5 टाइप के और AB7 टाइप के। इस टाइप के हमारे पास हैलोजेंस बनते हैं, इंटर हैलोजेंस बनते हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन से। AB टाइप के हमारे पास आ जाते हैं जी क्लोरीन ClF, ठीक। इसके बाद Br जो है वो फ्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, और इसके अलावा Br जो है वो Cl से भी रिएक्ट कर सकता है, I जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट कर लेता है, I Br से रिएक्ट कर लेता है। तो AB टाइप के ये इंटर हैलोजेंस कंपाउंड बनाते हैं, ये पाए जाते हैं। इनकी डिटेल्स हम लोगों ने नहीं करनी, जस्ट एग्जांपल याद रखनी है। तो हम इन्हें ये कह सकते हैं ये क्या है, मोनोहेलाइड। ये क्या है, मोनोहेलाइड्स है, ठीक है। इसी तरह ये AB3 भी बनाते हैं। AB3 कहते हैं ट्राईहेलाइड। ट्राईहेलाइड में कौन कौन से हमारे पास पाए जाते हैं, ClF3, BrF3, IF3 और ICl3, ये हमारे पास ट्राईहेलाइड पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, दोनों ही हैलोजन है, जिस हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मसलन मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ ClF3 लिखा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और क्लोरीन की कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा, ठीक है। ये MCQ के लिए याद रखिएगा। इंटर हैलोजेंस में जो हैलोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारे पास पेंटाहेलाइड। तो पेंटाहेलाइड में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, वो सिर्फ 2 हैं, BrF5 और आयोडीन का पेंटाफ्लोराइड IF5, सिर्फ ये 2 पाए जाते हैं पेंटाहेलाइड में। और हेप्टाहेलाइड में सिर्फ एक, AB7 है हेप्टाहेलाइड, और इसका सिर्फ एक ही कंपाउंड डिस्कवर किया जा चुका है, वो है IF7, जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था। IF7 का पूरा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास है जी इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजेंस क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ वन हैलोजन विद अनदर हैलोजन, इसे हम कहते हैं इंटर हैलोजन। और ये इस AB टाइप, AB3, AB5, AB7, मोनोहेलाइड, ट्राईहेलाइड, पेंटाहेलाइड और हेक्साहेलाइड टाइप के हमारे पास इंटर हैलोजेंस आते हैं। अब आ जाते हैं जी सूडोहेलाइड पे। सूडोहेलाइड क्या होते हैं, ऐसे हेलाइड जो हैलोजेंस तो नहीं होते लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी हैलोजेंस जैसी होती हैं, उन्हें कहते हैं सूडोहेलाइड्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कि हैलोजन नहीं होते लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज हैलोजन से मैच करती हैं, उन्हें हम कहते हैं सूडो हैलोजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी, एग्जांपल्स मैं लिखती जाती हूँ, सियानोजिन, थायोसियानोजिन,
CN2 सियानोजिन्स, थायोसियानोजिन्स, इसके अलावा टेलेरोसियानोजिन्स, TE टिलेरो और CN सियानोजिन, टिलेरोसियानोजिन, और उसके अलावा सेलिनोसियानोजिन, सेलिनोसियानोजिन, SECN सेलिनोसियानोजिन, और उसके अलावा एजिडोकार्बन डाइसल्फाइड, एजिडोकार्बन डाइसल्फाइड SCSN3, एजोडाई N3 को कहते हैं, ठीक है, एजोडाई कार्बन डाइसल्फाइड, इसको हम कहते हैं। ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे हैलोजिन नहीं होते, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ हैलोजिन से मैच करती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सूडो हैलोजिन्स। तो हैलोजिन वाले चैप्टर में से हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ यही था, ये चंद एक टॉपिक, मसलन फ्लोरीन का अनोमलस बिहेवियर, उसके बाद क्लोरीन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन मेथड, उसके बाद क्लोरीन के ऑक्सी एसिड वो 4 थे, और उसके बाद इंटर हैलोजिन और सूडो हैलोजिन का इंट्रोडक्शन हमने करना था। यहाँ तक हमारा हैलोजिन वाला ग्रुप 17 का जो चैप्टर है वो भी वाइंड अप हो गया है। अब सिर्फ एक हमारे पास ग्रुप नंबर 18 बचा है, जो हम उसको कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा सारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। और किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है, मैं आप लोगों को करवा दूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।